नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम से नई भर्ती आवेदन अर्हता को लेकर के बात करेंगे। और यूपी एनएचएम से एक भर्ती 8,037 पदों वाली, उसके आवेदन कब से स्टार्ट हो सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर बिहार एएनएम भर्ती से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन को लेकर के या फिर अदर स्टेट एलिजिबिलिटी को लेकर के, मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के कल हमने एक वीडियो बनाया था। उसमें अभी ऑफिशियल सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी से आया तो नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड सिलेबस और बाकी जितनी भी चीज़ें, जितने भी सवाल थे आपके, सब कुछ हमने बताने का प्रयास किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो मुख्य सेविका के लिए, अगर आप देखना चाहते हो तो आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र को लेकर के आप सभी के सामने परेशानियां आ रही हैं कि किस प्रकार से पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। साथ ही साथ यूपी एएनएम 9,212 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आप सभी के जितने भी कमेंट होते हैं, हमारी कोशिश होती है जो भी आपके सवाल हो उनका हम रिप्लाई करें। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी आपके बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, फ़ोन कॉल से भी आपके आते रहते हैं। कभी कभी संभव नहीं हो पाता है तो प्लीज़ आप नाराज़ मत हुआ करिए। हमारी कोशिश होती है कि किसी को भी यहाँ पर ये ना लगे कि हम उनको रिप्लाई न कर पाए या उनका फ़ोन कॉल रिसीव न कर पाए। आवश्यक होने पर आप हमें कमेंट कर दिया करिए या फिर व्हाट्सअप कर दिया करिए। मैं जब भी देखूँगा तो आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा समय का भी अभाव हो जाता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इस वजह से भी प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कभी भी आपको कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। सबसे पहले यहाँ पर यूपी एनएचएम से एक नई भर्ती, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी एक बार बताया था, 8,037 के अलावा जो पीएचएन ट्यूटर वाली भर्ती थी, इसमें जो है सैलरी भी अच्छी है और इसमें टोटल 100 पद हैं। और इसमें जो मांगा गया था बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एवं संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव। इसके अलावा यूपी नर्स और मिडवाइफ काउंसिल से नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यूपी एनएचएम द्वारा तय किए गए स्कोरिंग मैट्रिक्स के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चयन के समय सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोई टीएडीए दे नहीं होगा। लास्ट जो डेट इसकी है वो 21 अगस्त है। हमने इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आपको दिखाया था। एक बार आप चाहें तो इसकी एलिजिबिलिटी को देख करके अगर आपको लगे कि हम एलिजिबल हैं, भर सकते हैं फॉर्म, तो आप ज़रूर भर दीजिएगा समय से पहले। इसके अलावा देखिए, जो 8,037 पदों वाले जो एएनएम की भर्ती है, संविदा वाली भर्ती, एक तो आपकी जो यूपी ट्रिपल एस सी से भर्ती आएगी एएनएम की इन फ्यूचर, वो आपकी अस्थाई। देखिए, अभी जो मुख्य सेविका वाले पे अस्थाई लिखा है ना, हमने आपको बताया है समय समय पर कि उसमें 1 साल 2 साल का प्रोविजनल वो लोग प्रोविजनल वो लोग रख देते हैं, औपबंधिक रख देते हैं, लेकिन वो अस्थाई पद ही हो जाते हैं बाद में। उसमें आपको परेशान नहीं होना है। मुख्य सेविका में अस्थाई लिखा है तो आप लोग उससे बिल्कुल परेशान मत होइए। वो अस्थाई भर्ती है, हो जाएगी बाद में। सरकारी भर्ती है, उसकी आप तैयारी जोर शोर से करिए। और जो भी हमारे एलिजिबल बहनें हैं उसका फॉर्म आप समय से भर देंगे, ठीक है। यहीं पर पीईटी की अनिवार्यता भी रहेगी। और जो भर्ती यहाँ यूपी एनएचएम से आएगी उसमें पीईटी का कोई मतलब नहीं है। ये भर्ती आपकी संविदा वाली रहेंगी। माफ़ी चाहूँगा, 8,037 से बोला हमने, 8,037 गलती से यहाँ पर 34 लिखा गया था। तो ये 8,037 जो पदों पर एएनएम की भर्ती है यूपी एनएचएम संविदा वाली, इसके आवेदन जो है उम्मीद है कि सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। काफ़ी पहले इसकी सूचना मिली थी, लेकिन अभी तक इसके आवेदन शुरू नहीं हो सके हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी अगर महत्वपूर्ण चीज़ें अगर देखना चाहते हो जो डेली न्यूज़पेपर की होती है, हालांकि हम ग्रुपों में और अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप सभी लोग न जुड़े हों। यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा इसको। ये शिक्षक भर्ती को लेकर के है। पहले ये होता था कि किसी भी एक फील्ड में लोग तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन आजकल मौके इतने कम होने लगे हैं कि हर अभ्यर्थी हर फील्ड में कोशिश करने लगे हैं कि कहीं से भी एक जॉब लग जाए सरकारी। यहाँ पर देखिए, जो बिहार एएनएम वाली भर्ती है 10,000 प्लस पदों के लिए है। इसमें पहली चीज़ तो आपको बिहार जो पटना, उसमें पटना जो उनके स्टेट काउंसिल है नर्सिंग के, उसमें रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आप बिहार के निवासी, आपने वहीं पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना, या आपका रजिस्ट्रेशन है पहले से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए आप अदर स्टेट के हैं, फॉर्म तो आप भर सकते हैं, लेकिन फिर मान लीजिए सपोज दैट आप यूपी के हैं या फिर किसी एमपी के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो फिर या तो आपका पहले से होगा नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अपने स्टेट में, फिर आप दोबारा से दो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? फिर आपको रजिस्ट्रेशन अपना ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में आपका है अभी रजिस्ट्रेशन, तो आप वहाँ से जाकर के एक एप्लीकेशन देंगे, लखनऊ जो आपका काउंसिल नर्सिंग काउंसिल है ऑफिस, वहाँ जाकर के एप्लीकेशन देंगे कि सर हमें बिहार एएनएम जो पटना काउंसिल उसमें अपना ट्रांसफ़र करवाना है रजिस्ट्रेशन।
फिर यहाँ से एक एप्लीकेशन भेजी जाएगी, फिर वो वहाँ से एनओसी मिलेगी पटना वाले से, उसके बाद एनओसी मिलते ही वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसमें आप देखिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके पहले पहले तक ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए। और जब ये नोटिफिकेशन आया था, मतलब आवेदन शुरू नहीं हुआ था, नोटिफिकेशन तो काफ़ी बाद, मतलब आवेदन काफ़ी बाद में शुरू हुआ था। हमने उसी समय बोल दिया था कि अगर आपने बिल्कुल मन बना लिया हो कि हमें इसमें आवेदन करना है, तैयारी करनी है, तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि फिर अभी आप देख लीजिए यूपी एनएम वाले में बहुत लोगों ने बहुत पहले अप्लाई किया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन मिलते मिलते लास्ट डेट ओवर हो गया। आज देखिए उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मान लीजिए यहाँ पर भी आपने भी ऐसे किया, आपका नहीं हो पाया रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र नहीं हो पाया अगर आपका लास्ट डेट से पहले, फिर आपने मेहनत भी की, बाद में ट्रांसफ़र भी हुआ, फिर आप वहाँ पे एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड करके मेरिट में भी आ गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप गए, वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसमें जो कुछ भी आप करेंगे सोच समझ कर करके करेंगे। बाकी अदर स्टेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वही जो कंडीशन है कि आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन आप ट्रांसफ़र करवाएं। लेकिन लास्ट डेट से पहले अगर हो जाए ट्रांसफ़र तो इस बात की श्योरिटी आप अपने स्तर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको लगभग 1 महीने पहले बताया था इसके बारे में, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जो भी करेंगे आप सोच समझ करके करेंगे, ताकि भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद देखिए जो मुख्य सेविका वाला फॉर्म है, इसमें जो समस्या आ रही है वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। देखिए इसमें हमारे पास कुछ बहनों ने अपने जाति प्रमाण पत्र जो बना हुआ है उन्होंने भेज दिया है। पिता पक्ष की आज्ञा पर जो निर्गत है, अपने ससुराल पक्ष के एड्रेस पर ससुराल पक्ष से और अपने पति के नाम से, उसमें केवल माता का नाम लिखा है। कुछ लोगों पर माता का नाम भी नहीं लिखा है। तो चूँकि नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा जाति के आधार पर आरक्षण के संबंध में। उसमें कोई भी मतलब हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं या फिर हम भविष्य में ये मान के नहीं चल सकते हैं कि नहीं हमारा हो जाएगा, हमने जो बनवा लिया है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप जो भी उसमें प्रावधान है, वो नोटिफिकेशन है, उसको आप बताइए लेखपाल महोदय को, कानूनगो महोदय को, कि सर इस प्रकार से चीज़ें हैं, हम किस प्रकार से आखिर अपने आप को वहाँ पर एलिजिबल करवाएं, कैसे हमें आरक्षण मिलेगा। हमारी शादी 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल, 12 साल पहले हो चुकी है, तो हम उसमें क्या करें? या तो हम ग्राम प्रधान से लिखवा करके लाएँ, जैसा आप कहिए। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग कोशिश करिए कि पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य हो, प्रमाण पत्र क्रमांक के साथ में होना चाहिए। साथ ही साथ ऑफलाइन बने तो भी वो मान्य करेंगे, लेकिन ऑनलाइन बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन के लिए आप कोशिश करिए, लेकिन जो आप पिता पक्ष के केवल आख्या पर बनवा करके रख रहे हैं उसे मान्य तो करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आयोग को भी पता होनी चाहिए, यूपीएससी आयोग को मान्य तो होना चाहिए। लेकिन हमारे मन में इसलिए संदेह हुआ क्योंकि अभी जो प्रोविज़नल लगा रखे हैं यूपी एएनएम 9212 वाले में, बस इसी वजह से थोड़ा सा हम परेशान हैं। हमें खुद भी नहीं समझ में आ पा रहा है। हमने वहाँ पे पता करने का भी प्रयास किया तो अभी वो लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कुछ बहनें भी गई थी पता करने के लिए प्रोविज़नल वाला में, कुछ बताने को तैयार ही नहीं हुए लोग कि उसमें क्या है, क्या कमियाँ हैं। एक बार थोड़ा सा क्लियर हो गया होता तो फिर हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देते। और अभी तक जो स्थिति थी, अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था एएनएम 9212 वाले में, उसमें पिता पक्ष से जो आख्या पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपके अपने ससुराल पक्ष वाला था, वो 100% मान्य करना था उसमें। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी आप कोशिश करिए, पहला प्रेफरेंस आप दीजिए कि हम पिता पक्ष वाला ही जाति प्रमाण पत्र प्रॉपर बनवाएंगे। ऑनलाइन बनवाएंगे, नहीं बन पाया, बिल्कुल संभव नहीं है तो ऑफलाइन बनवा लेंगे, लेकिन बनवाएंगे पिता पक्ष से ही। ये हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट, ताकि आप मेहनत करें, आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। और जिनका सिलेक्शन यूपी एएनएम प्रोविजनल वाले में 9212 वाले में जनरल में हो गया है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, भले वो मांगे, लेकिन चूँकि सिलेक्शन ही आपका जनरल कैटेगरी में हुआ है, यूआर में हुआ है, आपकी मेरिट अच्छी थी। लेकिन जो अपने कैटेगरी में है, अभी आयोग, कई बहनें पूछ रहे थे कि हम आयोग जाना चाहते हैं, तो आज कल आप मत जाइए, वर्किंग डे में ही जाइए। फिर 15 अगस्त है, 16, 17, 18 में आप जा सकते हैं। शायद 19 को जन्माष्टमी, तो छुट्टी वाले दिन आप मत जाइएगा, बाकी किसी भी दिन आप जा सकते हैं। सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, संडे को छोड़ दीजिएगा, बाकी किसी भी दिन आप जा सकते हैं। लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी को भी, एक भी अभ्यर्थी को नहीं बताया गया कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत है। विद हेल्ड वाले में जानकारी मिली थी कि बायोमेट्रिक वाले में समस्या आई थी, इसलिए वहाँ पर विद हेल्ड उनको रखा गया है और उनका बायोमेट्रिक फिर से कराया जाएगा, तो उसके बाद ही फिर उनके आगे की जो एलिजिबिलिटी है वो तय होगी। हो जाना चाहिए सभी का, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी बहुत लोग बता रहे हैं कि 99% प्रोविजनल वालों का नहीं होगा। ऐसे भी एक भैया फ़ोन किए थे, हमने कहा था कहने दीजिए, जो बता रहे हैं आयोग ने उनके पास जो भी उनको जानकारी मिली होगी बता रहे होंगे, अब हमें नहीं पता कहाँ से बता रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। प्रोविजनल मतलब होता है कि आपको अपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के फिर से करवाने होंगे, आपको अपनी एलिजिबिलिटी को फिर से वहाँ पे
सुनिश्चित करवाना पड़ेगा कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट सही हैं। और अगर आपका सिलेक्शन आपकी अपनी कैटेगरी में हुआ है ओबीसी एससी एसटी, तो आपको उसमें ये सुनिश्चित करवाना होगा कि हमारा सिलेक्शन हमारे जाति प्रमाण पत्र सही है उसके आधार पर हुआ है। बस कोई दिक्कत नहीं उसमें, आपके सभी डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। और जिनके पास थोड़ा भी डाउट लगे ना, एफिडेविट हो या फिर पिता पक्ष वाला जाति प्रमाण पत्र हो, वो सब आप तुरंत बनवा लीजिएगा। कुछ भी आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। और हम भी नहीं चाहते कि आप थोड़ी सी परेशानियों के बचने की वजह से किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपको कोई दिक्कत हो इन फ्यूचर। थोड़ा सा आप परेशान हो लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप सारे आप बनवा करके रेडी रखें, कोई भी दिक्कत आपको ना हो अगर दोबारा वेरिफिकेशन के लिए जब तक भी बुलाया जाता है। बाकी ज्वाइनिंग के लिए और जो भी आगे की प्रोसेस के लिए थोड़ा सा आप सभी को धैर्य रखना होगा। जल्द उसकी कंफर्म सूचना हम आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी के लिए। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।